प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं रमेश देवरत, शक्ति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं जो चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। तो कल अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में पढ़ा था, उसके उपयोग भी पढ़े थे, जिसमें महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना था। आज अपने भिन्न पूर्णांकों के रूप सम, विषम, इस तरह के रूप है वो देखेंगे। तो उसी के तहत एक उदाहरण आपको दिया जा रहा है। ये उदाहरण नंबर 2 है अपनी किताब में। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2 के के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2 के प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। ये अपने को सम और विषम के बारे में देखना है, इसको चेक करना है किसी रूप में होते हैं क्या। तो सबसे पहले विद्यार्थियों आपको कल अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो पढ़ी थी उसको लिखेंगे, उसके आधार पर अपने आगे बढ़ेंगे। तो इसको हल करेंगे अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो याद होगी आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीयपूर्ण संख्याएं क्यों और r विद्यमान है कि a बराबर b क्यू प्लस r, जहां पर r का मान है वो 0 के बराबर और उससे बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। ये अपने पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थी, जिसको मैं शब्दों में लिखना चाहूंगा। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीयपूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीयपूर्ण संख्याएं q और r, जहां पर आपको याद होगा q और r क्या थे। q तो अपने पास भागफल था और r अपने पास शेषफल था। विद्यमान है कि a बराबर भाज्य बराबर b क्यू प्लस r, जहां शेषफल है वो भाजक से छोटा रहेगा और 0 के बराबर या उससे बड़ा रहेगा। तो ये अपने पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थी। तो अब अपने को देखना है इसमें कि धनात्मक पूर्णांक का रूप इसने देखा है कि सम पूर्णांक है वो 2 क्यू प्लस 2 क्यू के रूप में होता है और विषम है वो 2 क्यू प्लस 1 के रूप में होता है। तो सबसे पहले अपने को इसमें दिखाई दे रहा है कि b का मान है वो अपने 2 ले सकते हैं, b का मान अपने 2 ले सकते हैं। तो माना b बराबर 2 ले लें, b के बराबर 2 लूंगा तो अब r के मान आपको पता लग गए होंगे। b अपने जब भाजक 2 होता है तो शेषफल क्या होगा, शेषफल होगा 0 और 1। आगे बात समझ में, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में यही बताया गया है शेषफल है वो भाजक से छोटा रहेगा और 0 से शुरू होगा। तो जैसे 2 का भाग दे रहे हैं तो 2 ही शेषफल होंगे, कौन कौन से, 0 और 1। 3 का भाग देंगे तो 3 शेषफल होंगे, कौन कौन से, 0 1 2, यानी 3 से छोटा। इस तरह से अपने 99 का भाग देंगे, सपोज कीजिए 99 का भाग दे रहे हैं तो 99 ही शेषफल आएंगे, और कहां से, 0 से लेकर 98 तक, इनको टोटल काउंट करेंगे तो 99 हो जाएंगे। तो इसी तरह अपने पास ये है, मैंने b का मान भाजक 2 लिया है, यहाँ पर b का मान 2 लिया है तो r के मान हो जाएंगे 0 और 1, क्योंकि भाजक से छोटे रहेंगे और 0 से शुरू होते हैं ये। तो ये अपने पास, तो पहला पार्ट इसका यदि देखेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास a बराबर 2 क्यू प्लस 0, यानी a बराबर 2, ये बन गया। और दूसरा यदि अपने देखेंगे तो ये पार्ट बनेगा इसमें a बराबर 2 क्यू प्लस 1। समझ में आ गया होगा। b एक बार तो मैंने शून्य लिया यहाँ से, b का मान तो मैंने 2 फिक्स कर दिया, b का मान 2 है, b का मान यदि 2 लेंगे तो r के मान 0 और 1 होंगे। तो यहाँ पर r का मान 0 रखा है और यहाँ पर r का मान 1 रखा है। ये देखिए r का मान 0 है, यहाँ पर r का मान 1, ये मैंने लिखा है। तो अब अपने को ये बताना है कि सम पूर्णांक 2 क्यू के रूप में होता है। ये सम पूर्णांक है, इसको सम पूर्णांक 2 क्यू के रूप में होता है। तो देखिए इसमें 2 कॉमन आ रहा है, यदि अपने इसमें भाग दें 2 का तो भाग पूरा पूरा जा रहा है। कैसे, देखिएगा 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। या मैं यूं कह दूं किसी भी पूर्णांक को दुगुना कर देते हैं तो वो सम होता है। किसी भी पूर्णांक को, चाहे 3 है उसका भी डबल कर दो आप, 6 हो जाएगा। 10 है उसका भी डबल कर दो, सम है तो भी वो सम हो जाएगा। तो किसी भी अपने पास संख्या है उसको डबल करेंगे तो वो सम संख्या, यानी पूर्णांक को सम संख्या बन जाएगी। तो ये लीजिए अपने पास आता है 2 क्यू 1 सम पूर्णांक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये तो अपने को पता लग गया कि 2 से विभाज्य, इसलिए सम पूर्णांक है, 2 का भाग जा रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। अब इसमें देखते हैं, इसको विषम पूर्णांक बताना है।
तो ये विषम पूर्णांक कैसे है? अपने को पता है कि एक क्रमागत यदि रूप से अपने देखें तो एक सम पूर्णांक एक विषम, एक सम एक विषम, इस तरह से चलते हैं। तो ये क्रमागत है। अब क्रमागत का कैसे पता चलेगा अपने को? ये क्रमागत है, ये 2 क्यों है, ये 2 क्यों प्लस 1, ठीक उससे अगला। तो किसी भी संख्या सम संख्या में एक जोड़ेंगे तो विषम आएगी, विषम में एक जोड़ेंगे तो सम आएगी, ये क्रम लगातार चलता रहता है। तो ये क्रमागत संख्या है आपस में। क्रमागत का कैसे पता चलता है? क्योंकि एक से एक बड़ी हुई है, ये 2 क्यों है, ये 2 क्यों प्लस 1, यानी 2 क्यों में एक जोड़ दिया है मैंने, तो ये विषम पूर्णांक है। अतः 2 क्यों प्लस 1 विषम पूर्णांक। तो इस तरह से अपने ये बता सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके 2 क्यों है वो तो एक समपूर्णांक का रूप है और 2 क्यों प्लस 1 है वो विषम पूर्णांक का रूप है। इसका कारण अपने ये हो गया कि ये 2 क्यों विषम पूर्णांक कैसे है, क्योंकि ये 2 से भाज्य है, या यूं कह सकते हैं कि क्यों का दुगना है, किसी भी तरह से अपने इसको दर्शा सकते हैं, या 2 से भाज्य है। तो इस तरह से ये सम हो गया और ये क्रमागत है उसका। किसी भी सम संख्या का क्रमागत विषम, विषम का क्रमागत सम, ये क्रम लगातार चलता रहता है। तो इस तरह से अपने बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। तो अगला उदाहरण अपने पास होगा, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में कह रहा है। चलिए अगला उदाहरण अपने देखते हैं, उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक की बात कर रहा है। ये आपकी बात पहले सम और विषम की थी, अब की बार विषम धनात्मक पूर्णांक की बात करता है। 4 क्यों प्लस 1, 4 क्यों प्लस 1 या 4 क्यों प्लस 3, यानी 4 क्यों प्लस 1 या 4 क्यों प्लस 3 के रूप में होता है। रूप में होता है जहां क्यों पूर्णांक। ये अपने पास उदाहरण दिया गया है जिसको समझें। तो उदाहरण समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। सबसे पहले फिर देख लेते हैं दोबारा। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक की बात कर रहा है कि कोई संख्या का विषम रूप जो आता है वो 4 क्यों प्लस 1 के रूप में होगा या 4 क्यों प्लस 3 के रूप में होगा, जहां क्यों एक पूर्णांक है। तो इसको अपने देखेंगे तो वो तरीका से बताया मेरे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैंने लिखी हुई है। दोबारा इसको देख लेते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यों और r विद्यमान है कि a बराबर b क्यों प्लस r, और जहां पर r का मान है वो 0 के बराबर है या उससे बड़ा रहेगा और भाजक यानी b से छोटा रहेगा। तो चलिए अब आपको पता लग गया होगा इसमें। सबसे पहले हमने b का मान लेंगे, तो b का मान क्या लेना है 4, यहां से पता लगा। तो यदि b बराबर 4 तो r के क्या मान हो जाएंगे? अब बताइए, 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या क्या आ सकते हैं? 4 का भाग देंगे तो 4 शेषफल आ सकते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2 और 3। तो ये मेरे पास हो गए 0, 1, 2 और 3, इस तरह से आ सकते हैं। तो अब मैं इसके रूप बनाता हूं। कितने रूप बनेंगे? 4 रूप बनेंगे। कौन कौन से? पहला देखिएगा, a बराबर 4 क्यू प्लस 0, एक ये बन गया। एक मेरे पास ये बनेगा 4 क्यू प्लस 1, एक ये बनेगा 4 क्यू प्लस 2, एक ये बनेगा 4 क्यू प्लस 3, ये बनेगा। तो अब अपने को सम और विषम के बारे में बताना है। तो अब देखिए मैं इसको यूं लिख दूं, a बराबर 4 क्यों, क्योंकि शून्य किसी संख्या में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उस संख्या के मान में कोई अंतर नहीं आता, तो मैंने शून्य को यहाँ से हटा दिया है। अब देखिए ये सम है या विषम। अब ये देखिए ये 2 से भाज्य है या नहीं, चलो देख लेते हैं। 4 क्यों में 2 का भाग देते हैं, 2 क्यों आ गया, इसका मतलब 2 से भाज्य है। यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य होती है तो वो सम होती है, कोई संख्या 2 से विभाज्य होती है तो वो सम होती है। इसका मतलब 4 क्यों वो एक सम संख्या है। ये क्या है? एक सम संख्या, सम। अब आप समझ गए होंगे। फिर क्रमागत है ये, तो आगे 4 क्यों में 4 क्यों में 1 जोड़ दिया तो फिर क्या होगा? ये विषम। अब ये भी क्रमागत है इसका, जस्ट एक एक पढ़ रहे हैं, एक एक के अंतर से आगे चल रहे हैं, तो फिर ये क्या होगा? ये भी अपने पास सम। और इसमें भी अपने देखेंगे। अब आप सोचेंगे कि इसमें 2 का भाग कैसे जा रहा है, तो विद्यार्थी इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। कैसे? 4 क्यों प्लस 2, इसमें 2 कॉमन आ रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपने, 2 में निकाल दिया, 4 में से 2 निकाल दिया तो 2 क्यों, और यहाँ से 2 निकाल दिया, 2 में 2 का भाग ये। अब देखिए इसमें 2 का भाग देते हैं,
तो भागफल। इसका आंसर आएगा 2 क्यूब प्लस 1। तो इसमें ये 2 से विभाज्य है, इसका मतलब ये क्या हुआ, सम है। ये क्या है, सम पूर्णांक। तो फिर ये क्या हो जाएगा, विषम। इस तरह से अपने इसको दर्शा सकते हैं, विषम पूर्णांक और विषम पूर्णांक के रूप में। अब देखिए अपना सवाल क्या कह रहा था, अपना सवाल यही कह रहा था कि विषम पूर्णांक है वो ये है। अब देखिए विषम पूर्णांक एक तो ये वाला और एक ये वाला, इसकी चर्चा की गई कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब प्लस 3 के रूप में होता है। तो देखिए विषम है वो 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब प्लस 3 के रूप में ही आए, बाकी दोनों सम है। तो इस तरह से अपने इसको अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। इसी तरह यदि अपने देखें तो अपनी किताब में 1.1 जो प्रश्न वाला है उसका पहला सवाल तो अपने कल किया था। दूसरा सवाल यदि देखें कि धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होता है, जहां पर क्यू एक पूर्णांक है। यही सवाल दिया गया मुख्यतः पूरा ऐसे ही है। धनात्मक दर्शाइए कि प्रत्येक की एक धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पर आपको दिया गया है 6 क्यूब प्लस 1, विषम पूर्णांक की बात की गई है। 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 और आ जाएगा वहां पर। तो वहां पर अपने को पता है b का मान क्या लेंगे, अपने b का मान 6 लेंगे। तो r के मान हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से। तो r के मान 5 हो जाएंगे, ये 5 पार्ट बनेंगे। अब पहला होगा 6 क्यूब प्लस 0 आएगा यानी 6 क्यूब एक सम में, उसके बाद एक विषम, एक सम, एक विषम। इस तरह से बच्चों अपने प्रश्न वाला जो है 1.1 उसका दूसरा सवाल आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने अगला उदाहरण लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या बताया गया है, उसको अपने हल करेंगे ताकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करने के बारे में अपने अच्छी समझ बना सके और इसका उपयोग कर सके। चलिए अगला सवाल है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। अब वो ऐसी ढेरी बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, यानी जितनी काजू की जो बर्फियां हैं वो सब ढेरी में समान रहे और इधर बादाम की बर्फियां हैं वो सब ढेरी में समान रहे, तथा डेरियों में डेरिया बर्फी जो डेरिया है वो प्रांत में न्यूनतम स्थान घेरे। तो इस काम के लिए प्रत्येक डेरी में कितनी बर्फियां रखनी पड़ेगी और कितनी डेरियां बनेगी, ये मुख्य है। पहले अपने डेरियों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, फिर अपने ये कह सकते हैं कि प्रत्येक डेरी में कितनी बर्फियां आएगी। तो अपने पास सबसे पहले दिया गया है एक काजू की जो बर्फी है वो दी हुई है। ये मैं उदाहरण नंबर अगला कर रहा हूं, काजू की बर्फी। काजू की बर्फी अपने पास कितनी है, 420। और बादाम की कितनी है, बादाम की बर्फी है मेरे पास 130। बादाम की बर्फी। सवाल को समझना है पहले तो कहना क्या चाहता है, ये कह रहा है काजू की बर्फियां जो है 420 और बादाम की 130। अब डेरियां अपने को बनानी है, डेरियों में शर्त क्या रहेगी कि सब डेरियों में जितनी भी डेरी आप बना रहे हो सब डेरियों में जो बर्फियों की संख्या वो समान रहे और डेरिया दोनों बर्फियों की एक जितनी हो। कहने का मतलब अपने मान लीजिए इसमें कुछ डेरिया बना रहे हैं, ये मान लीजिए 20 डेरी बना रहे हैं, 20 डेरिया बना रहे हैं, तो क्या होगा प्रत्येक डेरी में उतनी तो काजू की बर्फियां होनी चाहिए, उतनी बादाम की बर्फियां होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? इस तरह से अपने को डेरिया तैयार करनी है। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि इन दोनों संख्याओं का अपने ऐसे बड़ी संख्या ढूंढनी है जो दोनों संख्याओं में जिसका भाग जाता हो। कहने का मतलब इसका एचसीएफ महत्तम समाप्त वर्ग अपने को ज्ञात करना है भी ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या अपने को ढूंढनी है जो जिसका दोनों संख्याओं में भाग जाता हो। ठीक है, तो इसका मतलब अपने को महत्तम समाप्त वर्ग ज्ञात करना है। तो बच्चों महत्तम समाप्त वर्ग ज्ञात करने के लिए कल अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में उदाहरण देखे थे, उसका सहारा लेते हुए अपने आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 420 है वो बड़ा है किससे 130, तो यहाँ पर भाज्य क्या बन गया अपने पास 420 और भाजक क्या बन गया 130। तो 420 और 130 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जैसे हमने कल किए थे। तो 420 तो भाज्य है, चलिए छोटा सा भाग देख लेते हैं, उससे समझ में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। अभ्यास करेंगे तो अपने फिर भाग की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो चलिए 3 बार गया ये, तो अब आप बना सकते हैं इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में 420 के बराबर 130 गुणा 3 प्लस 30। बात समझ में आ गई? तो 420 बराबर 130 गुणा में 3 प्लस 3 30। ठीक है, अब देखिए अब अपने को 130 और 30 पर 130 और 30 पर
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपने पास। देख लेते हैं इसको। यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो पहले भाजक होता है उसको भाज्य बना देंगे अपने, पहले जो भाजक था उसको अपने भाज्य बना देंगे। तो इसका देखेंगे तो ये हो गया 4 बार जाता है, 30 गुणा 4 बराबर 120। तो 4 बार मैंने 30 का पढ़ा बटा तो 120 आ गया। तो चलिए अब क्या बन जाएगा, 130 के बराबर, 130 के बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुणा में 4, 30 गुणा में 4 और जोड़ 10। तो 30 गुणा में 4 जोड़ 10। अब देखिए 30 और 10 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अपने को लगानी है। तो 30 और 10 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जो जो अपने इसका अभ्यास करेंगे तो एचसीएफ में अपने बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों अब अपने देखते हैं, यहाँ पर पहले भाजक था वो अभाज्य बन गया है, बहुत पूरा गया है। इसका मतलब एचसीएफ आपको दिख गया होगा, मैथम समापवर्त क्या आने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया था। चलिए इसी की बात करेंगे अभी। तो 30 बराबर 10 गुणा में 3 प्लस 0। तो जिस समय शेषफल शून्य आ जाए उस समय का जो भाजक होता है, अंतिम जो भाजक है वो अपना मैथम समापवर्त होता है। यहाँ शेषफल शून्य है, अतः HCF कितना होगा 10। HCF कितना हो जाएगा 10। तो ये अपने पास है डेरियों की संख्या, 10 डेरियां बनेगी। तो डेरियों की संख्या आ गई अपने पास, डेरियों की संख्या 10, डेरियों की संख्या 10 बनेगी। तो अब अपने को पता लग गया होगा प्रत्येक डेयरी में अपने पास 42 तो आएगी बर्फियों की संख्या, काजू की बर्फियां आएगी, और 13 अपने पास बादाम की बर्फियां। 42 यदि अपने काजू की बर्फियां, क्योंकि 10 डेयरी बननी है, प्रत्येक डेयरी में संख्या समान रहनी है, तो 42 तो प्रत्येक डेयरी में काजू की बर्फियां होगी और 13 होगी बादाम की बर्फियां। तो इस तरह से अपने देखेंगे तो डेयरियां है वो दोनों की 10-10 बन जाएगी और संख्या समान रहेगी। इस तरह से बच्चों अपने मैथम समापवर्त ज्ञात करके इस तरह के जो सवाल है उनको हल कर सकते हैं। ऐसा ही सवाल आपकी किताब में एक और दिया गया है जिसमें सेना की बात की गई है। देखिए आपकी किताब का सवाल नंबर है 3, जिसमें दिया गया किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है। 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है जो 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे उनको मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूह को समान स्तंभों में मार्च करना है। दोनों जो समूह है उनके स्तंभ वो समान रहेंगे। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, यानी बड़े से बड़ी कौन सी संख्या जो विभाज्य हो दोनों से, यानी अधिकतम संख्या क्या हो सकती है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया यहाँ पर कि अपने को स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 616 और 32 ऐसी संख्या अपने को ढूंढनी है जो 616 और 32 दोनों में जिसका भाग जाता हो। तो ठीक है, कहने का मतलब मैथम समापवर्त है। तो अपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा 616 और 32 का मैथम समापवर्त ज्ञात करेंगे। इस उदाहरण की सहायता से अपने इसको देखकर बच्चों करना है। गृह कार्य के रूप में संकलन भी आप इसका कर सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को आप स्वयं करेंगे, बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल आसान सवाल है, मैथम समापवर्त के यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अपने पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके अपने को ये बताना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। ये है अपने पास सवाल नंबर 4, आपका 1.1 जो प्रश्नमाला है उसका चौथा सवाल थोड़ा अलग है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो चलिए चौथा सवाल है अपने पास, सवाल को लिख भी लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की बात की गई है बच्चों की बात, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, यहाँ पर m है, किसी पूर्णांक m के लिए। ये अपनी जो किताब है उसमें से मैंने उठाया है।
3m या 3m+1 के रूप में होता है, 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ये है। तो सबसे पहले अपने इसको हल करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख लेते हैं और उसमें मान रख के अपने आसानी से इसको हल कर लेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो आपने पढ़ रखी है बिल्कुल आपको याद भी रह गई होगी, बार बार इसका अभ्यास करेंगे तो अच्छी तरह से याद रहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो अब आपको याद आ गई होगी मैं क्या लिखने वाला हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो अपने बार बार अपने लिख रहे हैं, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी जहां भाज्य और भाजक की बात की गई है, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यों और आर विद्यमान कि क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर r का मान है वो b से छोटा होगा और 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा। तो अब देखिए, अब चलते आगे। अपने इसमें देखेंगे कि b का मान है वो 3 ले सकते, यहां से अपने को पता लग रहा है। तो b का मान यदि b बराबर 3 हो तो r का मान क्या होगा, यदि भाजक 3 है तो r का मान अब क्या होगा, r के 3 मान होंगे। कौन कौन से होंगे, 0, 1 और 2। चलिए वो लिख देता हूं, 0, 1 और 2। आ रही है बात समझ में। अब देखिए आपके पास 3 तरह के रूप बन जाएंगे। कौन कौन से, सबसे पहला तो a बराबर बी क्यू 3 क्यू प्लस 0 और 1 बन जाएगा a बराबर 3 क्यू प्लस 1 और 1 बन जाएगा a बराबर 3 क्यू प्लस, ये बन गया। अभी जो पहले भी अपने किए थे इसी तरह से, यानी 0 यहाँ पर मैंने r का मान 0 रखा है, यहाँ पर 1 रखा है, यहाँ पर 2 रखा है, तो इसके 3 मान है, तो 3 पार्ट अपने पास तैयार हो जाएंगे। अब देखो आगे क्या कह रहा है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा है, ये कह रहा है कि पूर्णांक का वर्ग, अब इनका वर्ग करना है अपने को। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ 3 क्यू, ठीक है, क्योंकि 0 मैंने हटा दिया। अब इसका वर्ग करना है बच्चों अपने को। तो देखिए वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे a स्क्वायर बराबर 3 क्यू का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह प्रत्येक पार्ट का वर्ग करना है। चलिए इसका भी वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर a और इसका हो जाएगा 3 क्यू प्लस b का, ये देखिए a प्लस बी की होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पर अपने को याद रहना चाहिए सबसे मीठा, a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका उपयोग करते हुए अपने आगे बढ़ेंगे। तो देखिए पहले का वर्ग प्लस दूना, पहला और दूसरा, फिर दूसरे का, तो 3 क्यूब का वर्ग बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। 3 क्यूब गुणा 1 प्लस 1 का, तो ये हो गया 9 क्यू स्क्वायर, ये हो गया 6 क्यू और 1 का वर्ग 1 होता है, ये इस फॉर्म में आ गया। इसी तरह इसका भी वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर, तो ये हो गया 1 की घात 2 3 क्यू प्लस 9, पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये फॉर्मूला इस तरह का रहता हूं, पहले का वर्ग दुगना पहला और दूसरा और दूसरे का वर्ग, तो ये बन जाएगा 9 क्यू स्क्वायर, ये हो गया 2 गुणा 3 6 दूनी 12 और 2 का वर्ग 4। इस तरह से 3 फॉर्म मेरे पास तैयार हो गई है। अब देखिए बच्चों ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है पूर्णांक m के लिए। अब अपने इसमें देखें, इसमें 3 कॉमन निकाल सकता हूं, तो मेरे पास बच जाएगा इस तरह से। ये पूर्णांक है, ये कोई संख्या एक पूर्णांक है, ये तो यहां पर पूर्णांक m के लिए, तो मैं इसको m मान लेता हूं, माना 3 क्यू स्क्वायर बराबर m, तो ये बन गया 3m। इस फॉर्म में आ गया, देखिए पहला पार्ट आ गया 3m के रूप में आ गया। इसी तरह मैं इसको देखता हूं, इन दोनों में कॉमन निकल रहा है 3, तो निकाल के देखता हूं, 3 कॉमन निकाल दिया मैंने, इसमें नहीं निकला, इसको मैंने छोड़ दिया, इसमें से कॉमन नहीं लिया है मैंने, तो ये भी एक पूर्णांक है।
पूर्णांक के रूप में m ले सकता हूं, माना 3q 2q प्लस 2q बराबर m, तो ये बन गया 3m प्लस 1। देखिए इस फॉर्म में आ गया, दूसरा रूप आया है। इसी तरह आगे वाले में देखते हैं। आगे वाले में देखिए मैं इसको ऐसे लिखता हूं कॉमन लेने के लिए, 3 और 1, 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 जोड़ 1 ऐसे मैंने लिख दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे इन 3 में कॉमन आ रहा है, तो चलिए 3 कॉमन ले लेता हूं मैं। इसमें से कॉमन नहीं आ रहा, उसको मैंने छोड़ दिया। ये एक पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक का फर्क और उसका जोड़ पूर्णांक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको m मान लेता हूं, माना 3q स्क्वायर 4q प्लस 1 बराबर m, तो ये बन गया 3m प्लस 1। तो देखिए आंसर जो जिस फॉर्म में अपने को दिए गए थे, अपने को जो बताया गया था, अपने को ये बताया गया तो वर्ग करेंगे तो हमेशा इस फॉर्म में ही आएंगे, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में। तो देखिए ये 3m आया है, ये 3m प्लस 1 के रूप में आया है, ये 3m प्लस 1 के रूप में है। तो किसी भी संख्या का किसी भी दिनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग करते हैं वो पूर्णांक m के लिए हमेशा अपने पास 3m और 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 यानी इसी दो फॉर्म में आता है। तो बड़ा आसानी से अपने समझ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा नयापन ये है कि अपने को वर्ग करना है, यहाँ पर ये एक पार्ट से नया है, वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद अपने को पूर्णांक रूप तैयार करना है। तो चलिए ऐसा ही एक अगला सवाल और भी आपके पास, सवाल नंबर 5 इसी प्रश्नमाला का, उसमें घन के बारे में चर्चा की। चलो उसको भी अपने हल करके देखते हैं, बिल्कुल आसानी से अपने को समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसका जो 5वां सवाल है वो अपने करके देखते हैं बच्चों। बिल्कुल आसानी से अपने उसको समझ सकते हैं। अगला सवाल अपने को दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन के बारे में चर्चा की गई है। धनात्मक पूर्णांक का घन किस फॉर्म में होता है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में ये दिया गया है। बिल्कुल आसानी से अपने हल कर लेंगे। इसमें मुख्य बात ध्यान देने वाली घन, पीछे सवाल में जो वर्ग दिया गया था अब की बार घन है। घन का मतलब आप समझ रहे होंगे 3 घात, वर्ग का मतलब 2 घात थी, तो यहाँ पर 3 घात के रूप में है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय मैंने लिखी हुई है, कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्या और विद्यमान है कि a बराबर b प्लस r, जहां पर r का मान है वो b से छोटा होगा और 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए वही बात, मुख्य अपने b का मान लेना है। यदि b का मान 3 हो तो r का मान 0 1 किया, ठीक है। पहले वाले सवाल में था बिल्कुल सेम चल रहा है अभी तक। तो एक के 3 मान बनेंगे, 3 रूप बन जाएंगे। एक तो हो गया 3q प्लस 0 और एक बन जाएगा a बराबर 3q प्लस 1 और एक बन जाएगा a बराबर 3q प्लस 2। ये 3 भाग है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a बराबर 3q, क्योंकि शून्य को किसी संख्या में जोड़ते हैं या घटाते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए अब अपने को क्या करना है, पिछली बार वर्ग रूप दिया था, अब की बार घन रूप में, तो घन कर देते हैं। दोनों तरफ घन करने पर तो ये हो गया a की घात 3 और ये हो गया 3q की घात 3, दोनों तरफ घन कर दिया। किसी भी समीकरण के दोनों तरफ यदि कोई संख्या अपने लगाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। तो ये हो गया 3 की घात 3, 3 को 3 बार लिखेंगे, 3 किया 9, 9 किया 27, तो ये हो गया 27 q की घात, ठीक है। और इसको मैं ये भी देखूं दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, पीछे वाले सवाल में वर्ग करने पर था तो नहीं फर्क है, अब की बार घन है। तो चलिए a की घात 3, 3q प्लस a की घात। अब देखिए ये अपने पास सरल समीकरण आ गई a प्लस b की घात। पहले अपने पास 2 घात की थी, अब की बार 3 घात की है। तो इसको जो हल करेंगे तो a की घात 3, 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर और b क्यूब, इस तरह से बनेंगे अपने पास। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में आप लिख सकते हैं ताकि आप जब भी सॉल्व करें तो आपको पता लग जाए कि किस तरह समीकरण का उपयोग करके ये किया गया है। तो चलिए मैं मान रख देता हूँ उसमें 3q की घात 3, 3q की घात 2 गुणा 1, 3q और 1 की घात 2 और 1 की घात, इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। तो ये हो गया 27
3 तिया 9, 9 तिया 27, क्यों ये हो गया 3 तिया 9, क्योंकि 3 की घात 2 है, 9, 9 तिया 27, क्यों ये हो गया 9, क्यों और ये हो गया 1, ये इस फॉर्म में आ गया। अब लास्ट वाले को देखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर बिल्कुल आसान सवाल दिए गए हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके अपनी संख्याओं के रूप में बिल्कुल आसान है, थोड़ा अभ्यास की आवश्यकता बच्चों आपको पड़ सकती है। तो आप जितना अभ्यास करेंगे उतनी आपकी पकड़ है बहुत मजबूत होती जाएगी। तो यही फॉर्मूला मैं लगाऊंगा इसमें, ठीक है। तो ये हो गया 3 क्यू की घात 3, 3 क्यू की घात 2 गुना 2 प्लस 3 क्यू 2 की घात प्लस 2 की घात 3, इस तरह से। तो ये बन गया 27 क्यू, ये देखिए 3 तिया 9, क्योंकि 3 की घात 2 है तो 3 तिया 9 और इसमें भी स्क्वायर आएगा, तो ये हो गया 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 2 54, ठीक है 54 क्यू स्क्वायर। ये हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 क्यू और 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरह से आ गया, ठीक है। अब अपने देखते हैं इसका फॉर्म जो बनानी है वो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में तैयार होगी। तो चलिए सबसे पहले इसमें 9 कॉमन लेंगे अपने, तो 9 कॉमन ले रहे हैं तो अपने पास आ गया 3 क्यू, तो यहाँ पर माना 3 क्यू बराबर m, एक पूर्णांक, ये संख्या एक पूर्णांक मैंने m मान लिया, तो ये हो गया 9m, ठीक है। देखिए पहले फॉर्म आ रहे हैं, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से देखते हैं अपने पास, इसमें से कॉमन आ रहे हैं 9 कॉमन, 9 के रूप में तैयार करना है। ये हो गया 3 क्यू और 3 क्यू स्क्वायर और 9 निकाल लिया तो सिर्फ क्यू, एक में कॉमन आ रही है, मैंने छोड़ दिया उसको, ये एक पूर्णांक के रूप में माना 3 क्यू स्क्वायर क्यू बराबर m, तो 9m प्लस 1 का रूप बन गया। देखो बच्चों दूसरा 9m प्लस 1, इसी तरह उसको देखेंगे, यहाँ पर अपने पास कॉमन दिखाई दे रहा है, 9 कॉमन निकल जाएगा, तो 9 3 क्यू स्क्वायर 6 क्यू, ठीक है, और ये बन गया आपके पास 4 क्यू प्लस 7। 9 मैंने कॉमन निकाला, 27 में 9 का भाग 3, 54 में 9 का भाग 6 और 36 में 9 का भाग 4, बाकी आपके क्यूब है, ये लिखा होता है। तो माना 3 क्यू 6 क्यू स्क्वायर और 4 क्यू बराबर m, इसके बराबर मैंने m मान लिया। यहाँ पर अपने पास 27 क्यूब है, इसमें से 9 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया अपने पास 9m प्लस 8। इस तरह से अपना सवाल पूरा होता है। तो अपने पास 3 फॉर्म देखिए, घन के रूप में है तो इस तरह से आएगी। तो सबसे पहले अपने को किसी भी सवाल में रूप तैयार करना है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अपने उपयोग करेंगे बच्चों। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दिए। अब देखिए यहाँ पर मुख्य बात है, आपको b का मान रखना है। b का मान रखें तो r के कुछ मान है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से निश्चित है। b का मान 3 रखा मैंने तो r के मान निश्चित है। इस तरह से अपने किसी भी संख्या के घन का रूप तैयार कर सकते हैं। तो आज अपने प्रश्न वाला 1.1 को पूरा किया है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप उसको गृह कार्य के रूप में ही अपने अच्छी तरह से नोट्स बना सकते हैं और भविष्य में आपको काम आ सके। धन्यवाद।